आज की कहानी का शीर्षक है किस्सा गरीब बादशाह और हकीम दूबो का। किस्सा गरीब बादशाह और हकीम दूबा का। भारत देश में एक रूमा नामक नगर था। उस नगर के बादशाह का नाम गरीब था। उस बादशाह को कुष्ठ रोग हो गया। इससे वह बड़े बड़े कष्ट में रहता था। राज्य के वैद्य हकीमों ने भांति भांति से उसका रोग दूर करने के लिए उपाय किए, किंतु उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। संयोग बस उस नगर में दूबा नामक एक हकीम का आगमन हुआ। वह चिकित्सा शास्त्र में अद्वितीय था। जड़ी बूटियों की पहचान उससे अधिक किसी को भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वो प्रत्येक देश की भाषा तथा यूनानी, अरबी, फारसी इत्यादि अच्छी तरह से जानता था। जब उसे मालूम हुआ कि वहाँ के बादशाह को ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग हो तो किसी हकीम के इलाज से ठीक नहीं हुआ, तो उसने नगर में अपने आगमन की सूचना उसके पास भिजवाई और उससे भेंट करने के लिए स्वयं की प्रार्थना की। बादशाह ने अनुमति दे दी तो वह उनके सामने पहुंचा और विधि पूर्वक दंडवत प्रणाम करने कहा। मैंने सुना है कि नगर के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके हैं और कोई लाभ नहीं हुआ। यदि आप आज्ञा करें तो मैं खाने या लगाने की दवा दिए बगैर ही आपका रोग दूर कर दूं। बादशाह ने कहा, मैं दवाओं से उब चुका हूँ। अगर तुम बगैर दवा से मुझे अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पारितोषिक दूंगा। दूबा ने कहा, भगवान की दया से मैं आपको बगैर दवा के ठीक कर दूंगा। मैं कल से ही चिकित्सा आरंभ कर देता हूँ। हकीम दूबा बादशाह को विदा होकर अपने निवास स्थान पर आया। उसी दिन उसने कोढ़ की दवाइयों से निर्मित एक गेंद और उसी प्रकार एक लंबा बल्ला बनवाया और दूसरे दिन बादशाह को ये चीजें देकर कहा कि आप घुड़सवारी की, गेंदबाजी, पोलो खेले और इस गेंद बल्ले का प्रयोग करें। बादशाह उनके कहने के अनुसार खेल के मैदान में गया। हकीम ने कहा, यह औषधि का बना हुआ गेंद बल्ला है। आपको जब पसीना आएगा तो ये औषधि आपके शरीर में प्रवेश करने लगेगी। जब आपको काफी पसीना आ जाए तो औषधियाँ भली प्रकार आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो आप गर्म पानी से स्नान करें। फिर आपके शरीर में ऐसे दिए हुए कई गुणकारी औषधि के तेलों की मालिश होगी। मालिश के बाद आप सो जाएं। मुझे विश्वास है कि दूसरे दिन उठकर आप स्वयं को निरोग पाएंगे। बादशाह यह बात सुनकर घोड़े पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ चौगान पोलो खेलने लगा। वो एक तरह की उससे और बल्ले से बने गेंद फेंकता था और वे दूसरी ओर से उसकी गेंद फेंकते थे। कई घंटे तक इस प्रकार खेल रहा था। गर्मी के कारण बादशाह के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और हकीम की दी हुई गेंद और बल्ले की औषधि उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई। इससे बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह से मल के स्नान किया। उसके बाद तेलों की मालिश और दूसरी सारी बातें को वैद्य ने बताई थी कि सोने के बाद दूसरे दिन बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर में निरोग पाया। जैसे ही उसे कभी कुष्ठ रोग हुआ ही नहीं था। बादशाह को यह चमत्कारी चिकित्सा का बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हंसी खुशी उत्तमोत्त वस्त्र अलंकार पहनकर दरबार में बैठा। दरबारी लोग मौजूद थे। कुछ ही देर में हकीम दूबा भी आया। उसने देखा कि बादशाह का अंग कुंदन की तरह चमक रहा है। अपनी चिकित्सा की सफलता पर अपने प्रभु को धन्यवाद दिया और समीप आकर दरबार की रीति के अनुसार सिंहासन को चुंबन किया। बादशाह ने हकीम को बुलाकर अपने बगल में बिठाया और दरबार के लोगों को सम्मुख हकीम की अत्यधिक प्रशंसा की। बादशाह ने अपनी कृपा की उस पर और भी वृष्टि की। अपने ही साथ भोजन कराया। संध्याकालीन दरबार समाप्त होने पर जब मुसाहिब और दरबारी विदा हो गए तो उसने एक बहुत ही कीमती खिलयत, पारितोषिक, राजवस्त्र और 60,000 रुपये इनाम दिए। इसके बाद भी वो दिन प्रतिदिन हकीम की प्रतिष्ठा बढ़ाता जाता था। वो सोचता था कि हकीम ने जितना उपकार मुझ पर किया है उसे देखते हुए मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो प्रतिदिन कुछ न कुछ इनाम उसे देने लगा। बादशाह का मंत्री हकीम की इस प्रतिष्ठा और उस पर दरबार की ऐसी अनुकंपा देखकर जल उठा। वो कई दिन तक सोचता रहा कि हकीम को बादशाह की निगाहों में कैसे गिराऊं। एक दिन एकांत में उसने बादशाह को निवेदन किया कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप
अप्रसन्न न हो। तो बादशाह ने अनुमति दी तो मंत्री ने कहा, आप उस हकीम को इतनी मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। दरबार के लोग और मुसाहिब भी इस बात को गलत समझते हैं कि एक विदेशी को, जिसके बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, इतना मान सम्मान देना, विश्वास पात्र बनाना अनुचित है। वास्तविकता यह है कि हकीम दुबा महाधूर्त है। वो आपके शत्रुओं का भेजा हुआ है, जो चाहते कि वो छल के द्वारा आपको मार डाले। बादशाह ने जवाब दिया, मंत्री तुम्हें तो हो क्या गया है, ऐसी निर्मल बातें कर रहे हो और हकीम को दोषी ठहरा रहे हो। मंत्री ने कहा, सरकार, मैं बगैर सोचे समझे ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि ये मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। आपको उचित है कि आप हकीम की ओर से सावधान हो जाए। मैं फिर जोर देकर निवेदन करता हूँ कि दुबा अपने देश में वही इरादा लेकर आया है, अर्थात वो छल से आपकी हत्या करना चाहता है। बादशाह ने कहा, मंत्री, हकीम दुबा हरगिज ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम कहते हो। तुमने स्वयं ही देखा है कि मेरा रोग किसी और हकीम से ठीक न हो सका और दुबा ने उसे एक दिन में ही ठीक कर दिया। ऐसी चिकित्सा को चमत्कार के अलावा क्या कहा जा सकता है? अगर वो मुझे मारना चाहता तो ऐसी कठिन रोग से छुटकारा क्यों दिलाता? उसके बारे में ऐसी विचार रखना बड़ी नीचता है। मैं अब उसका वेतन 3000 रुपया मासिक कर देता हूँ। विद्वानों का कहना है कि सत्पुरुष वही होते हैं जो अपने साथ किए गए कि पात्र उपकार को आजीवन न भूले। उसने तो मेरा इतना उपकार किया है कि अगर मैं थोड़ा इनाम और मान सम्मान दे दिया तो उससे जलते क्यों हो? तुम ये न समझो कि तुम्हारी निंदा के कारण मैं उसका उपकार करना छोड़ दूंगा। इस समय मुझे वो कहानी याद आ रही है जिससे बादशाह ने सिंधबाद के वजीर के शहजादे को प्राण दंड देने से रोका था। मंत्री ने कहा, वो कहानी क्या है? मैं भी उसे सुनना चाहता हूँ। बादशाह गरीक ने कहा कि बादशाह सिंधबाद की सास किसी कारण सिंधबाद के बेटे से नाराज थी। उसने छल पूर्वक शहजादे पर ऐसा भयंकर अभियोग लगाया कि बादशाह ने शहजादे को प्राण दंड देने का आदेश दे दिया। सिंधबाद के वजीर ने उसे निवेदन किया कि महाराज उस आदेश को जल्दी न ले। जल्दी का काम शैतान का होता है। सभी धर्म शास्त्रों ने अच्छी तरह समझे बुझे बगैर किसी काम को करने से मना किया और कहीं ऐसा न हो कि आपका उस भले आदमी जैसा हाल हो जिसने जल्दबाजी में अपने विश्वास पात्र तोते को मार दिया और बाद में हमेशा पछताता रहा। बादशाह के कहने से वजीर ने भ्रष्ट पुरुष और उसके तोते की कहानी इस प्रकार सुनाई। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेशन होकर आपको अच्छे से कहानियाँ लाती रहें। थैंक यू सो मच।